Hello everyone. So welcome to the another class of clinical toxicology. In today's class of clinical toxicology, we are going to discuss about radiation poisoning. In our syllabus, there is a acute radiation poisoning. So we are going to discuss about acute radiation poisoning. We are not going to highlight the chronic radiation poisoning. Okay. So having said that, we will start the today's topic. So let's get to some background information of radiation poisoning. So radiation poisoning is a कॉमन नेम ऑफ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम. इसको हम दूसरे में क्या बोलते हैं, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी बोलते हैं. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सिस्टमिक इलनेस अकर आफ्टर द होल बॉडी. ये इंपॉर्टेंट है, अकर आफ्टर द होल बॉडी और सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सपोज टू द हाई डोज. एक्यूट मतलब हाई डोज आयनिंग रेडिएशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं. हाई डोज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम बोलेंगे. तो ये जो रेडिएशन है ये कितने टाइप के होते हैं? वेरी ब्रीफ. एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग में जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज, ये सारे आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं. ऐसे यूवी रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये जितने भी है ये कहां पे आते हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं. आयोनाइजिंग मतलब होता है जो सेल्स को आयोनाइज कर देते हैं, राइट. फिर ये जो एक्यूट इलनेस है किसकी, रेडिएशन की, इज कॉज्ड बाय अ डोज ग्रेटर देन 50 रैड. ये डोज है 50 रैड ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन. पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं. तो जो इसका मीडियन है LD50 मतलब जहां पे 50% पॉपुलेशन डेथ होगा वो है 3.5 ग्रे, दैट इज 350 रैड. हालांकि सिम्टम्स 50 रैड से आना चालू होते हैं. अगर ये डोज बढ़ के 350 रैड तक चले जाता है तो 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी. 100 रैड का एक ग्रे होता है. ये दोनों इंटरचेंजेबल यूनिट्स है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट है. तो हम ग्रे में भी यूज कर सकते हैं या रेड में भी यूज कर सकते हैं. 100 का फैक्टर है तो याद करने के लिए भी आसान है, समझने के लिए भी. तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी है, रॉन्टजन. ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है. रॉन्टजन इज अ टोटल एक्सपोजर एंड रेड इज अ अब्जॉर्प्शन. कितना एक्सपोज हुआ था उसको हम रोंटजन में कैलकुलेट करेंगे और कितना अब्जॉर्ब हुआ उसको हम रेड में कैलकुलेट करेंगे. तो यहां पे क्या समझना हमको जरूरी है, कितना एक्सपोजर हुआ है उसको हम रोंटजन में कैलकुलेट करेंगे, कितना अब्जॉर्ब हुआ है उसको हम रेड में कैलकुलेट करेंगे. फिर हम देखेंगे ये जो रेडिएशन पॉइजनिंग होती है इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. पहला कॉजेज है न्यूक्लियर वारफेयर. हिरोशिमा नागासाकी हमको मालूम है. पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फेल हो जाना. चाइना में ही एक बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग फुकुशिमा में ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर फेल हुआ था, जिसकी वजह से लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन के खतरे में आ गए थे. और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. अगर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज कर रहा है, जैसे हम न्यूक्लियर फार्मेसी की बात करते हैं, तो वहां पे भी अगर एक्सपोजर हो जाता है या फिर रिसर्च के टाइम पे एग्जाम्पल मैरी क्यूरी, तो ऐसे में रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती है. तो मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, ये जो रेडिएशन है ये कैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कराते हैं उसके बारे में देखते हैं. जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है वो है डायरेक्ट डीएनए डैमेज. ये डीएनए को आयोनाइज कर देती है, डीएनए को ब्रेक कर देती है. जो डीएनए के फंक्शनल स्मॉल यूनिट रहते हैं क्रोमोजोम, ये उनको ब्रेक कर देती है. या कभी कभी जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, इसको ये स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है और डीएनए पूरा डिसफंक्शन हो जाता है. जो वाटर है सेल में जो वाटर कंटेंट है उसको रेडियोलाइसिस कर देता है, या फिर जो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन है उसको डीनेचर भी कर देता है. तो ये मल्टीपल और मैकेनिज्म से काम कर रहा है. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना देता है, तो जो जहां पे भी जाके हमारे सेल्स को इंजुरी कर देंगी उसको काउंटर करने के लिए हमारा बॉडी एपोप्टोसिस चालू कर देता है, जिसकी वजह से भी सेल डैमेज हो जाता है. लिपिड पर ऑक्सीडेशन एक दूसरा मैकेनिज्म है. ऐसे ही बोन मैरो को कंप्लीटली डिप्रेशन कर देता है. ये तो जो ये कुछ मैकेनिज्म्स है इनकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये मल्टीपल मैकेनिज्म, इसीलिए ये बहुत सीवियर है, खतरनाक है, राइट. तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है. तो जो इसके सिम्टम्स है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के, जो सिम्टम्स है वो अगर 0.5 ग्रे है या फिर 1 ग्रे है वहां से आना चालू होते हैं, मतलब 50 रेड या 100 रेड से आना चालू होते हैं इन द शॉर्ट एक्सपोजर टाइम. तो वो ARS करा सकते हैं, 50 रेड से करा सकते हैं. तो अगर 1 ग्रे जा रहा है या 100 रेड का एक्सपोजर हो रहा है तो वहां पे तो ये आना ही है. तो इसके कुछ फेजेस रहते हैं, हम इन फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी.
पहला आता है प्रोड्रोमल फेज। ये रेडिएशन एक्सपोजर होने के कुछ मिनट से लेकर दिन तक चल सकता है, जहां पे आदमी पहला नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जीआईटी सिम्टम्स, फटीग और फीवर्स, कुछ कॉमन सिम्टम्स लेके आ सकता है। ये क्या होता है, अर्ली ऑनसेट होता है। अगर हाई डोज एक्सपोजर हुआ है तो ये सिम्टम्स अचानक से देखने को मिलते हैं। फिर आता है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में थोड़ा तो लगता है कि आदमी को अब ये ठीक हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है कंडीशन। ये आवर्स से लेके वीक्स तक चल सकती है। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट आता है ओवर्ट मैनिफेस्टेशन फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ये जो ओवर्ट फेज है, यहाँ पे 3 टिपिकल सिम्टम्स आते हैं। इसमें 3 टिपिकल सिंड्रोम आते हैं, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, राइट। जहां पे 3 हमारे मेजर बॉडी सिस्टम्स ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से आदमी की जनरली डेथ होती है। ये आवर से लेके मंथ तक चलते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग जिसको एक्सपोजर ज्यादा हुआ है, हाई डोज में हुआ है, चले जाते हैं, राइट। जो बच जाता है तो वो फिर धीरे धीरे रिकवरी की ओर पे आता है, और इसकी रिकवरी बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम लगाती है। फिर आता है रिकवरी और डेथ फेज। मोस्ट पर्सन हु डू नॉट रिकवर डाई विद इन सेवरल मंथ्स। तो ये एक्सपोजर होने के कुछ महीने के अंदर में आदमी की डेथ हो जाती है। रिकवरी प्रोसेस में टेक अप टू ईयर्स, क्योंकि इसमें जो अपने डीएनए है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पूरा म्यूटेशन हो जा रहा है, वो डीनेचुर हो रहा है, डीफ्रेगमेंटेड हो जा रहा है, पूरा प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उसको रिपेयर होने में सालों लग जाते हैं हमारे बॉडी से। तो जो इसके हमने बोले थे कि जो ओवर्ट मैनिफेस्टेशन में हमको 3 टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो सिम्टम्स है, पहला आता है हेमाटोलॉजिकल। हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब बोन मैरो डिप्रेस होता है, जिसकी वजह से पूरे ब्लड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, वो है जीआई सिंड्रोम। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सीएनएस सिंड्रोम। हम एक एक करके इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना ये हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स है, इसमें माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, एनोरेक्सिया रहता है, फीवर रहता है, मलेज रहता है, पेनसाइटोपेनिया मतलब जो अपने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट रहते हैं, ये सारे ही घट जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो, एनीमिया दिखता है, एनीमिया में भी पूरा पेनसाइटोपेनिया, राइट, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इन्फेक्शंस, हिमोरेज, प्लेटलेट नहीं, हिमोरेज हो जाता है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, इन्फेक्शन हो जाता है, आरबीसी नहीं है, एनीमिया हो जाता है। डेथ में अकर ड्यू टू दी सेप्सिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी नहीं है, और हिमोरेज क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जा रहा है। तो ये क्या बोलता है, कोई टेक्स्ट बुक बोलता है कि 0.7 से लेकर 10 ग्रे तक हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक दूसरे बुक में मैंने जब रिफर किया तो उसमें क्या था कि वो 0.3 ग्रे मतलब 30 रेड से लेके 600 रेड तक भी ये देखने को मिलता है। कभी कभी इसमें क्या है कि ये 0.3 से चालू हो जाता है, तो ये 6 ग्रे है या 10 ग्रे तक है, उसमें हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही फिर आता है हमारा जीआई सिंड्रोम। जीआई सिंड्रोम में एक टेक्स्ट बुक में है कि 10 से 100 ग्रे तक हम दे सकते हैं, मतलब 1000 रेड से लेकर 10,000 रेड तक। और एक दूसरे में था कि 6 से ही चालू हो जाता है, अगर 6 से ऊपर डोज चले जा रहा है तो वहां पे जीआई सिम्टम्स भी आना चालू होते हैं, और 10 ग्रे तक ये रह सकते हैं। और कहीं कहीं एक तीसरे बुक में भी क्या था कि मोर देन 6 ग्रे था ऐसा। तो इसमें क्या है कि ये जो सीवियर डायरिया हो जाता है, अब इसमें पूरा जीआई सिम्टम, पहले में हेमाटोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, दूसरे में जीआई सिम्टम्स आ रहे हैं, डायरिया, फीवर, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जीआई ब्लीडिंग, सेप्सिस, ये सारी चीजें हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे डोज ज्यादा है, तो 1 से 2 हफ्ते में आदमी की जनरली जान चले जाती है। अगर किसी को 6 ग्रे से ज्यादा का एक्सपोजर है तो वहां पे प्रोग्नोसिस एकदम पुअर है, सर्वाइविलिटी के चांसेस बहुत ही कम है। तो हमको मालूम होने के बाद भी आदमी को हम बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, हमको मालूम होता है कि कुछ हफ्ते में आदमी चले जाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आदमी को इन्फेक्शन के चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं, आदमी का फ्लूइड एकदम इम्बैलेंस हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट एकदम इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आदमी की जान चली जाती है। अब आता है सीएनएस सिंड्रोम। सीएनएस सिंड्रोम तो क्या होता है, और ज्यादा डोज के साथ ना, अगर 20-30 ग्रे में चल रहा है, या फिर एक बुक में मेरे को 50 ग्रे से भी ऊपर देखना, मतलब ये बहुत ही हाई डोज है। अगर इतना हाई डोज में रहेगा ना, रिकवरी ऑलमोस्ट पॉसिबल है ही नहीं, आज के डेट में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ है ही नहीं मेजर्स कि हम इसको रिवर्स कर पाए। तो मेजोरिटी लोग चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, अटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर, सीजर्स, कोमा आना चालू होते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, सेरेब्रल इडिमा हो जाता है, आदमी का कॉन्शियस लॉस हो जाता है। फिर जीआई सिम्टम्स रहते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, बर्निंग सेंसेशन। डेथ अकर्स विद इन द 3 डेज ऑफ एक्सपोजर। अगर किसी को इतना हाई डोज में अगर 20 ग्रे से ज्यादा, या फिर किसी बुक में तो 50 ग्रे लिखा है, इतने से ज्यादा अगर एक्सपोजर हो जाता है तो यहाँ पर सर्वाइविलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। तो ये तो हो गए कुछ टिपिकल सिम्टम, हेमाटोलॉजिकल सिम्टम, जीआई सिम्टम्स एंड सीएनएस सिम्टम्स। ऐसा नहीं है कि खाली यही सिम्टम्स आते हैं, ये क्लासिकल सिम्टम्स है, बाकी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कौन सा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व हुआ है उसमें,
तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिम्टम आ सकते हैं। अगर किडनी हुआ है तो किडनी के सिम्टम्स आएंगे, हार्ट इन्वॉल्व हुआ है तो हार्ट के सिम्टम्स आएंगे। जो भी ऑर्गन एक्सपोज हुआ है उस ऑर्गन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका क्रोनिक हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट कुछ चीजें लिस्ट करी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो इसमें सबसे कॉमन है वो है कार्सिनोजेनेसिस। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसको हमको हिरोशिमा या नागासाकी में जो एटम बम हुआ था, लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, अमेरिका ने जो गिराया था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे, आज भी वहां के लोगों पे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। और ऐसा फिर कैटरेक्ट हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, टेराटोजेनिक इफेक्ट हो गया, फाइब्रोसिस, एलोपेसिया, ये सारे कुछ ऐसे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं रेडिएशन इंजुरी से। अगर स्मॉल डोज में क्रोनिक एक्सपोजर हुआ है और आदमी सर्वाइव भी कर गया तो ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए पहले क्या है कि हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर का लीक आउट हुआ होगा, राइट, जो रेडिएशन से वो लीक आउट हुआ होगा, तो उसकी एक हिस्ट्री रहती है। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में जैसे पेनसाइटोपेनिया है, बोन मैरो पूरा डिप्रेशन है, जीआई सिम्टम्स है, जो हमने टिपिकल सिम्टम्स की बात करी, वो सारी चीजें देखने को मिल सकती है। फिर एक लैब में हमारे पास टेस्ट रहता है क्रोमोजोमल एबरेशन एनालिसिस बोल के, जो दिखाता है कि क्रोमोजोम्स क्या कोई भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आई है क्या, अगर आई है तो उसको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, ये हमको समझ में आता है। फिर एक दूसरा टेस्ट रहता है डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम, ऐसे क्या क्रोमोजोम अपने जगह पे ठीक है या वो कहीं पे टूटे हैं, डिनेचर हुए हैं रेडिएशन के कांटेक्ट में आके, वो सारे टेस्ट हम कर सकते हैं। इन सबको हम बायोडोजीमेट्री इवेल्युएशन बोलते हैं, राइट, जो इंडिया में ही 4-5 जगह में ही है, बहुत ज्यादा जगह में नहीं है ये डायग्नोसिस करने के लिए, तो जनरली हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। तो एक बार किसी को रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमारे पास रेडिएशन टॉक्सिसिटी का कोई ऐसा डेफिनेट मैनेजमेंट तो है नहीं, मगर हम देखेंगे कि हम उसको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले आता है ना, अगर हम रेडिएशन को मैनेज करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको मिस ही नहीं करना, वो है सेल्फ प्रिवेंशन। हमको पहले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी को रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है ना, वो आदमी का बॉडी अब रेडिएशन का सोर्स बन जाता है, तो वहां पे हम उसके नजदीक जाएंगे तो हमको भी रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकता है। तो ऐसे केसेस में पहले तो रेडिएशन से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, तो हम पूरे सपोर्टिव मैनेजमेंट में ही ध्यान देंगे। डिकॉन्टामिनेशन, अगर आदमी को कहीं पे क्लोथ की वजह से या कहीं पे एक्सपोजर हुआ है, अगर हम उसके क्लोथ निकाल देंगे तो 80 से 90% एक्सपोजर उसका कम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम उसके पास में जा रहे हैं डिकॉन्टामिनेशन करने के लिए, हमको समझना है कि हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहे, हम अपने को पहले प्रिवेंट करें, नहीं तो हम भी उसके विक्टिम हो जाएंगे। 80 to 90% एक्सपोजर को कम कर सकता है। स्किन को कंटिन्यूअसली वॉश करना है, कोपस वाटर पूरा इरिगेशन करना है, और सोप हम उसमें यूज कर सकते हैं। अगर इमेटिक्स हो रही, नोजिया वोमिटिंग बहुत कॉमन सिम्टम्स है, तो वहां पे हम एंटीमेटिक यूज कर सकते हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, आईबी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। डब्ल्यूबीसी घट जा रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा पेनसाइटोपेनिया हो जा रहा है। और फिर ऐसे ही कुछ हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे इरिथ्रोपोइटिक, जो प्लूरोपोइटिक सेल्स रहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे GCSF बोल के इसका एक कमर्शियल प्रिपरेशन आता है, फ्लिग्रेस्टिम। ये क्या करता है, ये जो अपना ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अगर पॉसिबल है तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएंगे। हम पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं, ये जो अपना थायराइड है वो क्या करता है ना, रेडियो एक्टिव जो रेज रहते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको अब्जॉर्ब ना करे इसलिए हम पोटेशियम आयोडाइड दे देते हैं। कुछ इंटरनल चिलेटिंग एजेंट मिलते हैं जैसे थैलियम एंड प्लूटोनियम, उनको हम यूज कर सकते हैं, मगर इनको यूज करना भी एकदम रिस्की रहता है, ये एक्सपर्ट के द्वारा ही अंडर दी सुपरविजन करे जाते हैं। प्रॉपर आदमी को सील्डिंग एरिया में रखना है, इसमें रेडियो ओपेक ग्लासेस मिलते हैं, या फिर ऐसा थिक कंक्रीट का वॉल है, तो वहां पे जो इसका स्पेसिफिक एरिया है वहीं पे हमको पेशेंट को रख के ट्रीट करना है। हम जनरल वार्ड्स में या जनरल एरिया में लेकर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और जैसे 6 रेड या फिर मानो 10 रेड से ऊपर का एक्सपोजर हुआ है, तो वहां पे मैंने बोला था कि प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है, डेथ ऑलमोस्ट आने वाली है। तो ऐसे केसेस में हम एंड ऑफ लाइफ केयर करते हैं कि आदमी की जो एंड होगी वो थोड़ा पेनफुल ना रहे, वो ईज टाइप की रहे, तो उसमें हम सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं, उसका पेन मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा चीज करते हैं, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस एकदम पुअर है। अभी हमारे पास ऐसा कोई मैनेजमेंट टेक्निक है ही नहीं कि हम उस चीज को इंप्रूव कर सके, तो ये चीजें हमको देखनी होती है। एक बार रेडिएशन होने के बाद आदमी सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होके आ गया तो प्रोग्नोसिस इज
वेरी वेरी पुअर। तो यहाँ पे मैंने यही चीज दिखाने की कोशिश करी है। अगर बोन मैरो सिम्टम्स ही है, बाकी हेमाटोलॉजिकल सिम्टम है, बाकी नहीं है, फिर भी आदमी रिकवर कर सकता है, राइट। अगर गट के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो रिकवर कर भी सकता है या फिर डेथ की तरफ भी जा सकता है। अगर सीएनएस सिम्टम्स आ गए हैं तो वो ऑब्वियसली डेथ की तरफ जाता है। तो ये जो है ये रेडिएशन पॉइजनिंग आज भी हमारे पास में इसके लिए कोई भी ऐसा प्रिपरेशन है ही नहीं, राइट। अगर हम मान के चलेंगे कि अभी हमको कहीं पे सडनली एक डिजास्टर हो गया, रेडिएशन डिजास्टर हो गया, या कहीं पे रेडिएशन लीक हो गया, तो ना तो गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड है, ना तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड है, ना हमको इसकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है, ना फिर ऐसे कोई हमारे पास कोई इक्विपमेंट या हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो इन चीजों को काउंटर कर सके। तो जो ये है इसका ट्रीटमेंट तो हमारे पास है नहीं, हमने डिस्कस किया। तो उसका प्रिवेंशन ही बहुत जरूरी है। जहां जहां अभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो भी रेडिएशन फैसिलिटीज है, ये रिसर्च फैसिलिटीज हो या फिर न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज हो या फिर रेडिएशन पावर फैसिलिटीज हो, ऐसे फैसिलिटीज में जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो अटमोस्ट होनी चाहिए। उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए, उसके क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होने चाहिए। तो इस तरीके से हम चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी इसके रेडिएशन पॉइजनिंग के बारे में। तो हम इसको एक बार फिर से समराइज करेंगे इसको आज खत्म करने से पहले। रेडिएशन पॉइजनिंग हम बेसिकली एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम को डिस्कस कर रहे हैं। दो टाइप के रेडिएशन रहते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग जो है वो खतरनाक है। तो ऐसे में क्या है कि जो एक्यूट इलनेस है वो अगर 50 रेड से ऊपर है या फिर 100 रेड से ऊपर है तो वहां पे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगर एक्सपोजर 350 रेड से ऊपर है तो डेथ होने की चांसेस एकदम बढ़ जाती है। तो जो ये रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसको हम बोलते हैं रोंटजेन, और जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रैड, राइट। उसके बाद इसके कॉजेज जैसे न्यूक्लियर वारफेयर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज। तो इसकी टॉक्सिसिटी कैसे होती है? डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर देता है, क्रोमोजोम को ब्रेक कर देता है, डीएनए को स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देता है, वाटर को रेडियोलाइज कर देता है, प्रोटीन डीनेचर कर देता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनाता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, उसको काउंटर करने के लिए एपोप्टोसिस, वहां भी सेल डेथ हो जाती है, बोन मैरो डिप्रेशन, ये सारी चीजें होते हैं। बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। प्रोडर्मल फेज, इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। लेटेंट फेज, आदमी को लगता है कि मैं ठीक हो गया। ओवर्ट मैनिफेस्ट आते हैं जहां पे हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे उसी ओवर्ट फेज में ही हमको हेमाटोलॉजिकल, जीआई सिम्टम्स, सीएनएस सिम्टम्स सारे देखने को मिलते हैं। आदमी वहां से आइदर रिकवर करेगा, आइदर डेथ करेगा। अगर खाली हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स है और लो डोज एक्सपोजर है तो आदमी रिकवर कर सकता है, और उसको रिकवर करने में भी सालों लग जाते हैं। अगर आदमी को हायर एक्सपोजर है, 6 ग्रे से ऊपर है या 10 ग्रे से ऊपर का एक्सपोजर है, तो वहां पे प्रोग्नोसिस एकदम पुअर रहता है। बहुत सारे इसके क्रोनिक दिक्कत भी है, जैसे कार्सिनोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फिर इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमको एक हिस्ट्री या फिर एक कुछ ऐसी कैलेमिटी की हिस्ट्री रहती है, पेनसाइटोपेनिया, बोन मैरो डिप्रेशन, जीआई सिम्टम्स, फिर क्रोमोसोमल एबरेशन एनालिसिस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और मैनेज करने के लिए हमको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आदमी रेडिएशन को एक्सपोजर होके आया है वो आदमी खुद ही रेडिएशन का सोर्स, एज अ सोर्स भी एक्ट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में हमको खुद को प्रिवेंट करना जरूरी है, और स्पेशल रेडिएशन वार्ड्स में ही लेके इसको ट्रीट करना है। हम जनरल पब्लिक के बीच में इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम इस रेडिएशन पॉइजनिंग को आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस रेडिएशन पॉइजनिंग के लिए मैंने कोई केस स्टडी भी नहीं बनाई, क्योंकि ये मैंने देखा भी नहीं है, और मेरे हिसाब से इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है, इतना कॉमन भी नहीं है कि लोग रेडिएशन पॉइजनिंग होकर एकदम से हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं। एनीवे, बाद में कभी मेरे को ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग केस देखने को मिले या फिर कोई जानकारी में आए तो मैं इसके अभी कोई इंटरेस्टिंग केसेस लेके आने की कोशिश करूंगा। तो होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और अच्छा लगा हो, और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है। Having said that, see you in the another class with the another interesting topic. So till then, take care